dear student, so let us talk about this type of the questions and now we have moved in the next lecture and इस लेक्चर में भी मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके देने वाला हूं और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो आंसर्स है व्हाट इज द करेक्ट आंसर्स एंड ना ही मैं उसको सॉल्यूशंस को लिखाऊंगा बल्कि मैं आपको उस सॉल्यूशंस को समझाऊंगा भी कि हाउ दिस आंसर इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस गॉट इट बट मेक श्योर कि जितना भी मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बातें किया था क्वेश्चंस वगैरह का वो आपने किया हो कंप्लीट से। हाँ वो सब तो ठीक है बट ये क्यों लगाए हुए हैं, इसे जरा से हटा देते हैं ना। ठीक है, मैंने इसे रख दिया साइड में। ओके, अब ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट कम टू द पॉइंट। गॉट इट? तो देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको खुद से करना चाहिए। अब मन में चल रहा है कि सर मैं कैसे करूं, सॉल्यूशंस तो करता हूं बट उसका कोई आंसर ही नहीं पता चलता। तो देखिए सबसे पहले आप मेक श्योर कि आपने थ्योरी को पढ़ा होगा और अगर आपने पढ़े हैं बट फिर भी आपसे नहीं बनता सॉल्यूशन तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चंस जो है वो क्या पूछ रहा है और फिर भी जब आपको आंसर नहीं पता तो आप बुक्स जो भी है आपके पास वो बुक्स को पलट करके देखिए कि क्या इससे इसी टॉपिक से है ना क्वेश्चंस और इस टॉपिक से क्वेश्चन है तो आंसर जो है वो कौन सा पार्ट होगा। गॉट इट? तो ये आपका तरीका है और ये तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि आप बेहतरीन ढंग से आंसर जो है वो खोज पाएंगे और लिख भी सकते हो, बशर्ते कि आपको ये रूल्स को फॉलो करना होगा। और नहीं यकीन है तो आप खुद करके देखिए और फिर कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ सर आपने बताया ये तो काम ही नहीं करता है रूल्स, सो काहे लिए ऐसा बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो बताऊंगा परफेक्ट बताऊंगा और एकदम काम करेगा। गॉट इट? Let us talk about the question number 36 is short answer type questions। हाँ वो तो दिख ही रहा है, तो क्या करें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। What is the basic difference between asexual and sexual reproduction? मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इसका एग्जांपल्स क्या है। फिलहाल एग्जांपल से लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चे लोगों को तकलीफ क्या कर देता है, कुछ 9th क्लास का हो चाहे 10th क्लास का हो चाहे और लोअर का, तो कुछ कहना ही नहीं है। वो गलत मिस्टेक ये करता है कि क्वेश्चंस पूछ रहा है कुछ और लिखेगा कुछ। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ जी ये बिहार से पटना जाने की क्या रास्ता हो सकता है, तो वो उत्तर में लिख रहा है कि भाई साहब आप चाहें तो बस पकड़ के चले जाइए, आप चाहें तो कार से चले जाइए, आप चाहें तो मोटरसाइकिल। अरे भाई रास्ता पूछ रहा हूं मैं, ये क्यों बता रहे कि कैसे जा रहे हैं? तुम्हें क्या लेना देना, मैं पैदल चला जाऊं, तुम बताओ ना कि रास्ता किधर से जाना। तो प्रश्न ये है और आप बता रहे हैं कुछ और फिर कहते हो कि मार्क्स नहीं मिलता है। कैसे मार्क्स मिलेगा? हाउ कैन यू गेट द मार्क्स, फुल मार्क्स? गॉट इट? यहां पे पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफरेंस, इस लाइन पे गौर कीजिएगा। बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है, सेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी कि एकदम शुरुआत वाला जो कह सकते हो। बेसिक का अर्थ हुआ आधार, नींव। व्हाट इट? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था कि केवल एक ही पेरेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की जरूरत पड़ती है, वो अपोजिट सेक्स का पार्टिसिपेट करने के लिए, तब उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था व्हाट इज एसेक्सुअल एंड व्हाट इज सेक्सुअल। मैंने ये कहा था आपसे कि द रिप्रोडक्शन और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, देन दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल में बताया था जैसे बर्डिंग हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारे के सारे बर्डिंग इन हाइड्रा और ईस्ट एंड द बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसका एग्जांपल ही मैंने बताया। फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो उसमें बताया माय डियर कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, बात को समझिए, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, देन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब क्यों लिख रहे हैं वो वीडियोस को रोक करके। मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था लेक्चर में ही, शुरुआत में ही। फर्स्ट लेक्चर से नहीं देख रहे हैं, मेरा प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट में हर एक कैटेगरी का वीडियोस आपके क्लास का बना हुआ होगा
और नहीं भी कुछ कुछ उपलब्ध है तो मैं जल्द से जल्द उसको लाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए अभी केवल और सुनिए और इस प्रश्न को उत्तर अच्छे से समझना है। गॉट इट? तो लेट अस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा था, उसका एग्जांपल्स हो जाएगा ह्यूमन बीइंग हो गया, कैट हो गया, बर्ड्स हो जाएंगे और भी बहुत सारा हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एसेक्सुअल में केवल और केवल एक पैरेंट की जरूरत पड़ती है और सेक्सुअल में दो पैरेंट की जरूरत। तो यही बेसिक डिफरेंस, तो इसे लिख देंगे। तो 36 का एक आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction is that, और वो यह है कि in asexual reproduction there is only one parent केवल और केवल एक पेरेंट की ही आवश्यकता पड़ती है। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, नया संतान। ऑफस्प्रिंग क्या हुआ सर? लिखना तो दो। अरे यार पहले घर बसा नहीं, तुम पहले से ही लूट लेना चाहते हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो अब बताता हूँ, लिख लिया। तो ऑफस्प्रिंग का अर्थ हुआ संतान, नया बच्चा को जो जन्म हुआ। लेकिन जहां तक की बात करूं तो वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बातें कर रहा हूं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन देयर इज टू पैरेंट, वो भी ऑफ अपोजिट सेक्स is required इसलिए to produce new individual। समझ गया ना? चलो अच्छी। सर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग लिखे, यहाँ पे इंडिविजुअल लिखे, ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? इंडिविजुअल के भी मतलब वही हुआ कि जो नया कुछ निर्माण हो रहा है उसके बारे में बातें कर रहा हूँ, और ऑफस्प्रिंग का भी मतलब वही होता है, संतान का हो चाहे इंडिविजुअल भी वही संतान ही हुआ यहाँ पे। तो ये 36 का फर्स्ट आंसर है। इसे ए का फौरन से इसे नोट कीजिए और फिर मैं कुछ और आगे की बातें मैं आपसे करता हूँ। गॉट इट? सो डोंट वरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है जी, जैसे एमीबा है, कैट है, ह्यूमंस है, हाइड्रा है, बर्ड्स है। हाँ सर दिया हुआ है, तो क्या? तो ये पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल मेथड के द्वारा, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और कौन है बीच बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, और कौन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दो 4 और एक 5 जानवरों का नाम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, जिसमें से पूछ रहा है कि ये पांचों में से कौन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में एक्टर है, और कौन है जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यही पूछा। तो डोंट वरी, बहुत इजी है, बहुत एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो लिख देना है कि कौन कौन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ये हो गया एमीबा करेगा, हाइड्रा करेगा, ये 1 2 जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सर बर्ड्स नहीं करेगा? बर्ड्स कैसे करेगा? बर्ड्स तो है वो सीधे एग का निर्माण करती है ना, तो अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ना। बर्ड्स क्यों करेगी? नहीं करेगी बर्ड्स, ठीक है ना?
एमीबा एंड हाइड्रा reproduces by asexual method। ठीक है ना। और ऐसे लिख दो कि वेयर एज, लेकिन जहां तक की बातें कर रहा हूं कैट्स का, कैट्स मीन्स बिल्ली, हाँ ये मत बताओ, ये पता है कैट्स मीन्स बिल्ली। ह्यूमंस, इसका तो क्या ही कराना, ह्यूमंस एंड ये बर्ड्स हो गया, बर्ड्स ये भी हो जाएंगे रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल मेथड। ये जो है वो सेक्सुअल मेथड का इस्तेमाल करेगा। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा डियर स्टूडेंट। तो इसे फौरन से लिखे, फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ। समझ गए? आई होप कि इसे लिखा हुआ, सर हटिए जरा सा, ठीक है, लो आप लिखो इसे। चलिए, जब ये आप जान लिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। What is meant by? What is meant by the terms internal fertilization? Explain with example। ओहो, मैंने आपको पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होता क्या है। तो मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जी, बोलो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको वहां पढ़ा रखा थ्योरी में कि व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन पूछा है क्या यहाँ पे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात किया है। तो देखो, इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब कोई शक नहीं, इन विच the fertilization, when the fertilization takes place inside the female body, then this type of the fertilization is called as internal fertilization। एग्जाम्पल में हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। ये इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अच्छी बात। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे में कैट हो जाएगा, लायंस हो जाएगा, रैट हो जाएगा, ये सारे में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जब फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो जाए, फीमेल बॉडी में, ठीक है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जांपल है, मैंने आपको बता दिया ह्यूमन बींग्स वगैरह ये सब क्या है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। जो ओवम और स्पर्म का मिलन हो वो फीमेल बॉडी के अंदर में हो जाए, फॉलोपियन ट्यूब में, तब कहेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो लिख दो इसका डिफिनेशंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि when the fertilization takes place inside the female body, then this type of तब इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विथ एग्जाम्पल कह रहा है, तो एग्जाम्पल दे दीजिए। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा, और भी बहुत सारा लायंस का दो, लायन वन तो शेर होता है सर, सब चलो एक्सेट्रा, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आई होप डियर कि आपने इस इतनी सारी क्वेश्चंस को किया होगा, इसे लिख लीजिए और फिर से मैं आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन करने की प्रयास करता हूं। अब लेट अस टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चंस। अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में आपसे सिखाता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो। देखिए प्रश्न क्या, हाँ ये फिगर है, डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ, बस आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है और बाकी हर एक इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, और बाकी फिर जो मर्जी आप शो करो, है ना जी। एनी हाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
सबसे पहले 38 क्वेश्चंस में कहा जा रहा कि आप एक काम कीजिए, एक ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाइए, और जो मैंने पहले से इस डायग्राम को बना करके आपके सामने रख दिया है। समझ गया ना? पता चला कि क्या है ये? तो ये आंसर से हो रहा है आपका, आंसर ये चालू हो चुका है क्वेश्चन नंबर 38 का। ये भी मैं बताऊंगा। तो 38 का जो आंसर है वो यही होगा कि सिर्फ और केवल एक फिगर को ड्रा करना था, जो मैंने ड्रा कर दिया है। मैं साइड में हटिए, आप चाहते इसे अच्छे से लिख सकते हैं। व्हाट इट, चलिए अच्छी बात है। तो इस फिगर को ड्रा करना था, लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। व्हाट इट, चलिए अब जब ये हो गया, कंप्लीट हो गया, तब क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा कि वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डज एन एग और ओवम गेट फर्टिलाइज। तो ह्यूमन बॉडी में, यानी कि फीमेल की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाना है ना। तो आपको बताइए कि कहाँ पे जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो डज एन एग जो है वो कहाँ फर्टिलाइज्ड होता है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बोलो। तो बताया था कि ओविडक्ट में, या फिर यूं कहिए कि फॉलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब में, एग में। ठीक है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। ए का आंसर फॉलोपियन ट्यूब, और कहो ओविडक्ट, एक ही बात है। ठीक है, तो एग जो है या फिर ओवम जो है वो फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो सकता है, या फिर ये भी फॉलोपियन ट्यूब है और ओविडक्ट है, यहाँ भी एग जो है वो फर्टिलाइज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो ये पार्ट है, ओवरी जो है वो कौन सा एक्टिवेट है। समझ गया ना? अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ए फर्टिलाइज्ड एग या फिर फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम जाइगोट होता है, तो वो डेवलप इनटू ए बेबी इन द ह्यूमन बॉडी। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं, तो इसमें आप बताइए कि जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी कि जाइगोट है, वो कहाँ पे बड़ा होगा, एक बच्चा में एकदम निर्माण हो जाएगा एक बेबी के रूप में। तो हमारे यूटेरस में होगा। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, यूटेरस हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है वो जगह, इसको बॉम्ब बोलते हैं, यही गर्भाशय है यानी कि यूटेरस है, जहां पे फर्टिलाइज्ड एग का ये जो पहले बदलता है एम्ब्रियो वगैरह इस सब में, फिर जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फाइनली यहाँ पे बेबी का रूप ले लगा इसमें। व्हाट इट डियर, समझ गए हैं आई होप। और ए बी का भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसे भी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है ना? फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मैं मूव करूंगा। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैंने आपको बहुत ही इजी वे में आपको स्केच बना दिया, आपको हर एक चीज आंसर्स भी लिखा दिए। आई होप कि आपने इसे समझा होगा, समझ गया मैं, तो फिर से इसे नोट कर लीजिए एक बार नहीं किए हैं तो। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस टॉपिक जो पढ़ा है बस उसी में से। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस क्या पूछा आपसे, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा ए बी सी एंड डी एंड ई में, किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यही पूछा। तो बताए थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो, और एक्सटर्नल जो फीमेल बॉडी के बाहर। काऊ हमारा गाय है, गाय के तो अंदर में बेबी का निर्माण होता है जी, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं, और 39 का ए का आंसर हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रॉग है, तो फ्रॉग जो है वो वाटर में बहुत सारा एग प्रोड्यूस करता है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो 39 का बी लिखेगा। ये फ्रॉग में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, तो ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें तो सब जानता ही है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलो ठीक है। और फिश में, तो फिश भी फ्रॉग की तरह ही है, फिश भी बहुत सारा एग जो है वो वाटर में ही छोड़ देती है, दे देती है, ठीक है। तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फिश में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मुर्गी में, तो मुर्गी तो है वो अंडा देती है, अंदर में मुर्गी के अंदर में अंडा डेवलप होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा हेन में। क्यों? क्योंकि मुर्गी जो है वो बाहर नहीं एग का निर्माण करती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए इसे फौरन से लिखिए ताकि मैं कुछ आगे के क्वेश्चंस को है वो मैं डील कर सकूं। गॉट इट? तो आई होप डियर कि आपने इसे लिखा होगा और आपने इसे समझा होगा। फिर कुछ और क्वेश्चंस की बातें करता हूं, पहले इसे लिखो तुम। समझ गया ना? सिर्फ मुझसे ही मेहनत करवाओगे, कहो अपने भी मेहनत किया करो, कहो अपना भी दिमाग लगाया करो। अच्छी बात है कि आप लगा चुके हैं। तो अब 40 क्वेश्चंस, देखो 40 क्वेश्चन जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग है, और मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। पढ़ो क्वेश्चन एक बार खुद से। क्या क्वेश्चन जी? कि भाई डू फीमेल फ्रॉग्स या फिर फीमेल फिश ले 100 ऑफ एग्स, ठीक है ना। देखो जो फीमेल फ्रॉग्स होती है और जो फीमेल फिश होता है वो 100 यानी कि तकरीबन 100 से भी ज्यादा एग देती है एक साथ। क्यों देती है? जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में, कि एक महीने में एक एग का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिश और फ्रॉग फीमेल बॉडी के केस में कि 100 एग्स का निर्माण करेगी वाटर में। ले का मतलब ही हुआ कि 100 एग्स रिलीज कर देना, दे देना, ठीक है ना, एग्स देता है। तो क्यों भाई बताइए? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस अभी इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। मैंने आपको याद हुआ, अगर आप नोट्स खोलिएगा तो आपको ये मिल जाएगा इसका उत्तर, मैंने ऑलरेडी आपसे बता रखा है। बस जरूरत है कि आपको देखने का, जो आप सही से कभी कभी देखा नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रिवाइज करना चाहिए। गॉट इट? देखो क्या होगा, वर्ड फीमेल फ्रॉग लिखेंगे कि फीमेल फ्रॉग्स और फीमेल फिश ले hundreds of eggs। क्यों भाई? तो बिकॉज ऑफ फ्लोइंग, यानी कि कुछ निम्नलिखित कारण के चलते, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। और वो फ्लोइंग कारण क्या है? तो पहला कारण यह हो जाएगा कि मेनी ऑफ दिस eggs are carried by the water movement। देखो पानी में जो है वो धार आते रहता है और वाटर जो वो मूव करते रहता है इधर उधर। तो बहुत सारा जो एग है वो पता नहीं वाटर के द्वारा कहीं और बहा करके लेकर चला जाएगा, मिलन होने ही नहीं देगा स्पर्म से, इसीलिए बहुत सारा एग निर्माण होता है। ये कारण है कि कुछ जो है तो ऐसे ही बहा जाएगा, जहां तहां दह जाएगा पानी में, तो कुछ ही ना बचेगा। तो यह भी कारण है कि बहुत सारा रहेगा तो जरूर है कुछ ना कुछ बचेगा, तो वो मिलन हो जाएगा स्पर्म से। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि many of the eggs are eaten by the aquatic animals। aquatic animals मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कि बहुत सारा जो एग्स है वो खा लिया जाएगा, किसके द्वारा? तो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा। सर एग्स को भी खा जाएगा सर एक्वेटिक एनिमल? हाँ जी, क्यों नहीं खा जाएगा, खा जाएगा एग्स को भी। गॉट इट? अच्छा ठीक है, ठीक।
बहुत सारे इसमें जो एक फ्रॉग और फिश ने दिया है तो उसमें से कुछ कुछ अगर देखेगा एग्स को कुछ जानवर वगैरह तो खा जाएगा, बहुत सारे खा सकता है। तो इस तरीके से 100 का था तो उसमें से घट गया, कुछ तो पानी के द्वारा बहा दिया गया और कुछ तो खा लिया गया एक्वाटिक एनिमल्स, तो कुछ ही ना बचा जी। इसीलिए ये भी कारण रहा कि बहुत सारा 100 एक ही साथ दे दो ताकि कुछ ना कुछ जरूर बचे। जैसे कि देखो एक एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे सपोज दैट किसी एक बैलून वहां पे टांग उसको अगर फोड़ना हो तो एक मारोगे तो हो सकता है मिस कर जाए, लेकिन अगर 10-5 गिट्टी एक साथ उठा करके मारोगे तो जरूर ना एक जाकर उसको टच करेगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, ठीक उसी प्रकार से कि कुछ कुछ बहा ले गया, कुछ कुछ खा लिया गया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। तो ये भी एक कारण रहा, ठीक है, अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट कॉज ये हो सकता है कि शायद कुछ कुछ बच गया हो एक्स, तो वो लार्वा में तब्दील हो जाए तो वो लार्वा को भी खा लिया जाएगा, तो आधा जनसंख्या तो ऐसे ही खत्म हो गया। लार्वा से एडल्टहुड में तो बदल ही नहीं पाएगा, लार्वा तक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि many of the larva may be eaten by these aquatic animals। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कि सपोज दैट भाई साहब मान लिया कि कुछ कुछ एग्स जो है वो बच गया और स्पर्म के साथ हो गया, तो शायद कुछ लार्वा में बदला हो तो वो लार्वा को भी खा लिया जाएगा एक्वाटिक एनिमल्स के द्वारा। तो इस प्रकार से सब आधा बहा ही गया पानी के द्वारा, आधा एग्स को साफ कर लिया, कुछ बच्चा जो लार्वा को भी खा लिया, तो इस प्रकार से तो फ्रॉग का या फिर फिश का तो जनसंख्या खत्म हो जाएगा इस संसार से। इसीलिए बहुत सारा दे दो एक हिस्सा, लेकिन कुछ खा भी लिया जाए तो वही हमारा अस्तित्व रहा है। फ्रॉग सोचता होगा ऐसा है ना, तो ठीक है ना। ये 3 कारण है वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जामिनेशन में ये आते हैं। शायद आपके स्कूल में एग्जामिनेशन हो उसमें भी आ सकता है, और इसको याद भी रखना चाहिए, आपको कारण पता होना चाहिए हर एक चीज। इस प्रश्न का आंसर जो है वो कंप्लीट होता है, आप इसे फौरन से नोट कीजिएगा, लिखिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है और वो ये है कि व्हाट इज मींट बाय एम्ब्रियो, व्हाट इज मींट बाय एम्ब्रियो। और आगे पढ़ो, कैन यू आइडेंटिफाई द बॉडी फीचर्स इन एन एम्ब्रियो। बोलिए एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो से आप क्या समझते हैं, और जब एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो एम्ब्रियो से को देख करके केवल हम लोग बॉडी फीचर्स यानी कि बॉडी पार्ट्स को, ये हैंड है, ये आंख है, ये लेग्स है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखो पहले बताइए कि एम्ब्रियो क्या है, ये होता क्या है। तो देखो बताते हैं एम्ब्रियो के बारे में कि एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द repeated cell division of zygote of a zygote। कि भैया एम्ब्रियो पहले है क्या, तो एम्ब्रियो कुछ खास नहीं है, बस जो जाइगोट है उसको बार बार लगातार 100 बॉल में तकरीबन वो डेवलप करेगा, डिवीजन करेगा, वही हमने क्या बोल दिया उसको, तो एम्ब्रियो कह दिया। फॉर्म बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार लगातार सेल डिवीजन होता है ऑफ किसका, तो जाइगोट का। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो का निर्माण। तो क्या एम्ब्रियो कैन आइडेंटिफाई द बॉडी फीचर्स इन एन एम्ब्रियो। तो क्या एम्ब्रियो में हम लोग देख करके बॉडी फीचर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हैंड्स है, ये क्वाड मसल्स है, ये लेग्स है, इस प्रकार से ये शोल्डर है। बोलिए, तो लिखेंगे उत्तर में कि नो, वी कैनॉट, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि वी कैनॉट रिकॉग्नाइज, या फिर आइडेंटिफाई है तो आइडेंटिफाई ही लिखो, अच्छे रहेगा। वी कैनॉट आइडेंटिफाई क्या चीज, तो बॉडी फीचर्स
बॉडी फीचर्स या फिर और करके लिख दो बॉडी पार्ट्स। बॉडी फीचर का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो बॉडी फीचर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स की बात किया जा रहा है। बॉडी पार्ट्स जैसे में क्या हो सकता है, तो कुछ सच एज लेग्स हो सकते हैं, पैर हो सकता है, हैंड हो सकता है, और इस प्रकार से और भी बहुत कुछ हो सकता है। किसमें? तो इन दिस एम्ब्रियो। तो भाई साहब हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी फीचर्स की क्या है, लेग्स है, हैंड है, किसमें? तो इन दिस एम्ब्रियो, यानी किसी एम्ब्रियो में, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो आई होप यू गाइस you love these questions and the solutions. So if you are interested in this particular type of the questions, then you can connect with me, and the procedure is the very easy to get contact with me. क्या आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं हमेशा, ठीक है? नहीं हो, बस आपका एक क्लिक में मैं आपके मोबाइल में आ जाऊंगा आपको दर्शन देने के लिए, आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, ठीक है ना? और कभी मिला तो सामने से बात जरूर करूंगा आपसे। यही आप तो इसे फौरन से पहले आप लिखिए, तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस को और डील करता हूं। देखो बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस स्लाइटली कुछ विभिन्न अलग है बाकियों से, बट डोंट वरी। आपको लग रहा होगा कि इसका क्या लिखे, डिफरेंस आ गया तो, बट मैं आपको बहुत ही इजीली और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्या है क्वेश्चंस। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ए जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फ्यूटस। दो डिफरेंस बताना है जाइगोट में और एम्ब्रियो में और फ्यूटस में। दो डिफरेंस लिखिए, यानी कि दो इसमें लिखना पड़ेगा, दो इसमें लिखना पड़ेगा और दो इसमें, यानी कि 6 को लिखना पड़ेगा, 6 बात लिखना पड़ेगा, और सभी एक दूसरे से अलग अलग होगा। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, तो मेरे रहते बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना? आई एम हियर। देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि इसको डिफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले तो आंसर कर दीजिए यहां पे, और लिख दो इस प्रकार से कि फ्लोइंग आर द डिफरेंसेस between a zygote and embryo and a fetus, ठीक है ना? अब देखिए क्या करना, यहाँ पे लिखो ए जाइगोट, हटाओ, सीधा लिखो यहाँ पर जाइगोट कि मैं जाइगोट के बाद यहाँ पे लिखो एम्ब्रियो कि मैं एम्ब्रियो को, यहाँ पे लिखिए फ्यूटस कि मैं फीटस के, लिखते हैं फ्यूटस बट पढ़ा जाता है इसको फीटस। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कीजिए, आप एक बॉक्स बनाइए, पहले बना लिया, अच्छी बात, कुछ इस प्रकार से कर देंगे। अब देखो डिफरेंसेस जो है, अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं और आप लोग भी क्या कीजिए, लिखते चले गए। देखो याद रहे डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे केवल और केवल 2 डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिफरेंस पूछ रहा है। तो जितना क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए बस उतना ही आप लिखिए ना, पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा क्यों सोचता है कि हम लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को लम्हार करके लिखेंगे, पूरा एक पेज का लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा? ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, ऐसा सोचना एकदम बेकार है, वाहियात है। अब जैसे सपोज दैट एक और एग्जांपल लिए थे, शुरू में ही लेक्चर में बताया था कि इस प्रकार से घटना हुआ, तो मैं कैसे आपको मार्क्स दे सकता हूँ? अब पूछा हूँ कुछ, अब करोगे कुछ, तो कैसे होगा? मैं पूछा हूँ आम के बारे में और तुम कह रहे हो, बता रहे हो करेला के बारे में, अब बोल रहा हो कि एक पेज लिखा, कैसे आंसर दोगे? 2 पूछा, 2 ही लिखी, ठीक है ना? लेट अस राइट डाउन। यहाँ पे एसएम कर सकता है, यानी कि सीरियल नंबर। तो सबसे पहला में हो जाए, सबसे पहला डिफरेंस तो इसका डिफिनेशन ही हो जाएगा स्टूडेंट। देखो लिख दो यहाँ पे कि ये जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय
by the fusion of male and female gamete, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन से इस जाइगोट का निर्माण होगा, यानी कि स्पर्म और ओवम मिलेगा, ठीक है। और ये एम्ब्रियो क्या होगा, तो वो लिखेंगे कि यहाँ पे आयन लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखो an embryo is formed by the repeated cell division किसका, तो ऑफ ए जाइगोट, ठीक है। ये इसका डिफरेंस ही एक अंतर हो जाएगा। फ्यूटस का क्या डिफिनीशन हो सकता है, देखो भाई फ्यूटस जो है स्टूडेंट वो है ग्रोथ कर देगा एम्ब्रियो, देखो क्या लिख रहा हूं, फ्यूटस इज formed by the growth and development of an embryo। देखिए फ्यूटस कैसे बनेगा और कब बनेगा, तो फ्यूटस जो है वो एम्ब्रियो और ग्रोथ करेगा न्यूट्रिशन लेकर के फीमेल बॉडी से, और वो जब डेवलप करेगा तब फ्यूटस का निर्माण हो जाएगा, समझ गया ना, अच्छी बात है। तो ये तो पहला डिफरेंसेस की मैं बातें किया हूं, और मैं दूसरा डिफरेंस की मैं बातें करता हूं, गैमीट होगा, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस भी मैं आपसे लिखाता हूं। वैसे तो मैंने इसका डिफरेंस लिखा दिया होगा आपके नोट्स में, अगर नोट्स बनाए हैं तो अच्छे से इन सारी चीजों की मैं डील कर चुका हूं, बट डोंट वरी मैं फिर से आपको बताता हूं। तो दूसरा डिफरेंस पूछा है ना, क्या बता रहे बोलो, जाइगोट के बारे में क्या पढ़ाते हैं कि जाइगोट इज ए सिंगल सेल, तो लिखो इट इज ए सिंगल सेल, यह एक सिंगल सेल है। और हो सकता है कि इट इज स्मॉलर देन ए फुल स्टॉप। जो फुल स्टॉप ये लिखते हैं इससे भी ये छोटा होता है एम्ब्रियो, बात को समझिए। अभी तक ले क्या लग रहा था लेकिन कि जो हमारा ये जाइगोट की मैं बातें कर रहा हूं, कि जो हमारा जाइगोट होता है वो एक फुल स्टॉप से भी छोटा सा चीज है। अब पता चल गया ना कि जाइगोट कितना बड़ा होगा साइज में, जो सोचते रहता था। चलिए हाँ, और इतना सा छोटा सा चीज से एक बड़े से बेबी का निर्माण होता है। Got it? अब देखो ये एम्ब्रियो क्या है, ये सिंगल सेल है, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो इट इज ए मल्टी सेलुलर सेल, बट क्या, बट बॉडी पार्ट्स cannot be recognized, या फिर ऐसे लिखा आइडेंटिफाइड। ठीक है भाई साहब, ये जो एम्ब्रियो है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन आप बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि कौन सा हाथ है, कौन सा एक्स है, कौन सा हमारे लेग्स है, समझ लिया ना, अच्छी बात। अब देखिए इस फ्यूटस के बारे में बताता हूं। हाँ सर, फ्यूटस में तो शायद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहले से ही दिमाग लगा लिया जी, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें नहीं कर सकते हैं तो इसमें शायद करेंगे। हाँ सही सोच रहा हूँ, बट एक चीज और लिखना पड़ेगा कि इट इज ऑल्सो ए मल्टी सेलुलर सेल, एंड इतना ही नहीं, एंड बॉडी पार्ट्स जैसे सच एज लेग्स, हैंड्स और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा जो है वो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड
ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंसेस हुआ और आप इसे फौरन से नोट कर लीजिएगा। दो डिफरेंस पूछा था जो मैंने आपको लिखा दिया है ना, मैं तो पढ़ा ही दूं आपको, हर एक चीज लिखवा ही दूं, बस तुम ना करो पढ़ाई, फिर बताता हूं आपको। अरे सर आप कैमरे की तरफ भेजिए, हमें क्या कर लीजिएगा, ठीक है। एनी हाउ इसे लिख लीजिए आप फौरन से, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया और काफी बेहतरीन तरीके से लिखा दिया है। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप ठीक इसी प्रकार से उत्तर को लिखिएगा, समझ गए, अच्छी बात है। अब तो बस इस लेक्चर में मैंने इतनी सारी बातों को कवर किया और मैं यहीं तक आपको इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर से कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया अंदाज में मुस्कुराते हुए आपसे मुलाकात होते रहेगी, ठीक है। तो बाकी के लिए आगे का बात जो है वो कुछ आगे का लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस को ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब बाकी बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे। कुछ भी आता है, चाहे फेस्टिवल्स हो चाहे कुछ भी हो, आप उसे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए एंड जो हैप्पीनेस है वो और बांटने से और हैप्पीनेस आता है, समझ गए, अच्छी बात। तो बस आपको छोड़ता हूँ, ठीक है।